कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल तीनों ने इन टेस्ट के दौरान माना कि वो इस अपराध में शामिल थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, ये टेस्ट वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं माने जाते। और हुआ भी वही। देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट को अदालत में सबूत की तरह पेश नहीं किया जा सकता। ऊपर से इन तीनों के पास अपने अपने एलिबाय थे, मतलब वो साबित कर सकते थे कि वो उस वक्त कहीं और थे। और ना कोई डीएनए मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट जो उन्हें क्राइम सीन से जोड़ता हो। नतीजा, तीनों को रिहा कर दिया गया और सीबीआई की जांच वापस जीरो पर आ गई। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। जांच एक बार फिर 180 डिग्री घूमती है और इस बार शक की सुई किसी और पर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही आरुषि के माता-पिता पर आकर रुक जाती है। साल था 2009 और सीबीआई की एक नई टीम ने केस को अपने हाथ में लिया। और इस टीम ने जो किया वो बहुत अजीब था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई, हमारे पास पक्के सबूत नहीं हैं, इसलिए हम केस बंद करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नज़र में एकमात्र संदिग्ध डॉक्टर राजेश तलवार ही हैं। और इस शक का आधार कोई ठोस सबूत नहीं था, बल्कि सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों की एक कड़ी थी। तो क्या थे ये परिस्थितिजन्य सबूत? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब जो भी आया उसे कोई रोकने वाला नहीं था। दूसरी, उस रात घर में माता पिता के अलावा कोई और बड़ा शख्स था ही नहीं। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका यह कहना कि बगल के कमरे में इतना सब कुछ हो गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। चौथी, क्राइम सीन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सबूत मिटाने के लिए उसे साफ सुथरा किया गया हो। पांचवी, राजेश तलवार का एक गोल्फ क्लब था जिसका आकार सिर पर लगी चोटों से मेल खा रहा था। और आखिर में, दोनों पीड़ितों के गले जिस तरह काटे गए थे वो किसी प्रोफेशनल या डॉक्टर की तरह क्लिनिकल प्रिसीजन से किया गया काम लग रहा था। इन्हीं सब कड़ियों को जोड़कर सीबीआई ने अपनी फाइनल थ्योरी बनाई, जो कुछ इस तरह थी।